अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है जनाब। इट्स मंडे। जी हाँ, मंडे का जो स्ट्रेस है, मंडे का जो टेंशन है, वो सबके लिए इक्वल होता है, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी हो। वो स्कूल जा रहा हो, कॉलेज जा रहा हो, शो पे जा रहा हो, ऑफिस जा रहा हो, कहीं भी आप जा रहे हो, लेकिन इट्स मंडे जनाब। और मंडे के लिए करना होता है क्या? मंडे के लिए करना होता है अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट। और स्ट्रेस मैनेजमेंट आप अपने घर से ही शुरू करते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि एक और स्ट्रेस भी है, और वो स्ट्रेस है वायरल इन्फेक्शन का, और वो स्ट्रेस है फ्लू का, वो स्ट्रेस है बुखार का, जो कि हर घर में ही अब बहुत कॉमन है। जस्ट लाइक मी, मुझे भी अब वायरल इन्फेक्शन शुरू हो गया, डेफिनेटली वही बुखार, फ्लू एंड ऑल दैट। मगर इसमें करना क्या चाहिए? इसमें लोग जो हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस वो ब्लैंकेट लिया, और अगर उनको फ्लू हो रहा है तो बस वो एक जगह स्टक होके बैठ जाते हैं कि नहीं जी, जब तक हमारा फ्लू ठीक नहीं हो जाता, हमारे सर का दर्द ठीक नहीं हो जाता, हम जो है बस अभी रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। उससे क्या होता है कि पेन और बढ़ता है और देर में आप ठीक होते हैं। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा आराम करते हैं तो फिर आपकी बीमारी जो है वो प्रोलॉन्ग भी हो जाती है, क्योंकि आप उसके यूज टू हो जाते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपको फ्लू है, आपको वायरल इन्फेक्शन है, थोड़ा थोड़ा बुखार है, तो अगर तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर है तो उठें और गर्म पानी से जिस तरह से अपना मुंह धोते हैं, अपना फेस जो है उसको वॉश करें, अपने आप को बेहतर कंडीशन में लाने की कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्टीम ले सकते हैं तो स्टीम लें, डॉक्टर के जाएं, मेडिसिन लें। क्योंकि अगर कोई चीज़ भी प्रोलॉन्ग होती है, फ्लू हो, बुखार हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, कंजेशन हो, या फिर बहुत सारे लोगों को बलगम की शिकायत होती है, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। और फिर कभी कभी सम टाइम्स इट हैपन्स कि आपका बुखार नहीं उतरता है, तो ये फिर टाइफॉइड की तरफ या मलेरिया बुखार की तरफ भी आपको धकेल देता है। तो किसी भी सूरत में आपने सुस्ती नहीं दिखानी है। बेशक आप बीमार हैं, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होता रहे, ताकि आपके जो पाँव हाथ हैं वो बैंड नहीं हो। क्योंकि आपको सर्कुलेशन की, ब्लड सर्कुलेशन की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको स्ट्रेस से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सर्दियों में ये जो लेज़ी सा मौसम होता है, इसमें हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप थोड़ी सी भी देर करते हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि खाते भी नहीं है। वो कहते हैं जी चलो जी ठीक है, कुछ भी ऐसी हमने कोई क्रेविंग हुई, कुछ भी खा लिया, बेड पे बैठ के, ब्लैंकेट में बैठ के कुछ भी हमने खा लिया, कोई मूवी देख ली, नज़ले बुखार की दवाई भी खा ली और सो गए। वो ही आपको लेज़ी बनाता है, वही फिर आपकी बीमारी को प्रोलॉन्ग भी करता है। तो बी एक्टिव, वट एवर द केस, जितनी आपकी इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए खाना ज़रूरी है। नाश्ते में 2 अंडे ज़रूर खाएं, गुड फॉर हेल्थ। प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें अपना। इसके अलावा डाइट का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि इस मौसम में जो है बहुत सारे लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और मंडे से लेके वीकेंड तक जम के काम करें, अच्छा काम करें, और स्ट्रेस से जो है वो दूर रहें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम का हाल आपके साथ में शेयर करते हैं। मौसम का क्या हाल है? मौसम का हाल है ये कि जो कराची वाले हैं अब वो हो जाएं होशियार। अब क्यों होशियार हो जाएं? वो इसलिए होशियार हो जाएं कि आज से सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ेगी। और कल रात को भी आपने महसूस किया होगा कि वाकई 2:30-3 बजे के बाद जो है सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे और ज़्यादा सर्द हो गई है ये रात। अच्छा जी, शहर का मौसम इस वक्त सर्द और खुश्क है। फ़िज़ाई मयार जो है वो मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा 3 शहरों में कराची दूसरे नंबर पर मौजूद है। अच्छा, आगे बढ़ते और जल्दी से आपको बताते कि आज सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ है। तो सिंध हाई कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत होगी। अच्छा जी, आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर है। गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत होगी। सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैफिक अपडेट्स। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? अब क्योंकि टुडे इज़ मंडे, और मंडे से लेके ऑलमोस्ट थर्सडे तक ट्रैफिक जो पीक आवर्स में जो है वो आप रश देखते हैं, ट्रैफिक का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव, यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर की जानिब ट्रैफिक ज़्यादा है। अच्छा जी, राशिद मिनास रोड से रिग रोड जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक जैम है, और शारा फैसल से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक का दबाव जो है वो बरकरार है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें क्या हो रहा है। अच्छा जी, एजुकेशन में हम जहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स से रिलेटेड, वहाँ आज खबर है मैट्रिक आर्ट्स के बाद इंटरमीडिएट निज़ाम में भी बड़ी इस्लाहात का फैसला। और ये क्या चेंजेस हैं? IBCC का इंटरमीडिएट की सतह पर ग्रुपिंग खत्म करने का फैसला। इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स और आर्ट्स की ग्रुपिंग खत्म होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते और जल्दी से आपके साथ में गोल्ड के प्राइस जो है
वो शेयर कर देते हैं। सोने की कीमत में हो गई है कमी। आलमी बाजार में सोना $20 सस्ता होकर $4,299 फी ऑन्स तक गिर गया है और 1 तोला सोना 2,000 रुपये सस्ता होकर 4,52,262 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपये कमी से 3,87,741 रुपये का हो गया है और 1 तोला चांदी 220 रुपये कमी से 6,464 रुपये पर आ गई है। अच्छा जी, अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज क्या है आज की? आज की टॉप स्टोरी है जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में मनफी रुझान के बायस पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है। नेक्स्ट हमारे पास है IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफे पर इत्मीनान, मजीद बढ़ाने का मुतालबा। आलमी मालियाती फंड ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। नेक्स्ट खबर हमारे पास है कि कमिश्नर कराची की हिदायत पर अब्दुल्ला हारून रोड पर माजूर अफराद के लिए खुसूसी रैंप का इफ्तिताह कर दिया गया है। अच्छा जी, अब इससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम मंगवार के मुताबिक इंजीनियर्स और माजूर अफराद के लिए के साथ मुश्तरका सर्वे भी किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, गुटखा खाने वालों के खिलाफ, गुटखा माफिया के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुटखा मावा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 98 मुलजिमान गिरफ्तार। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, कराची में किराया मांगना खातून की जान ले गया। अच्छा जी, कातिल मियां बीवी गिरफ्तार। इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है ये हम आपको शो में बताएंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है जी, दहशतगर्दी से मुआशरों के दर्द को समझते हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत। ये जो वहाँ वाक़या हुआ है उसके हवाले से इनकी मज़म्मत आई है। इस हवाले से हमारे न्यूज़ सेशन में बात करेंगे। अच्छा जी, पाक बहरिया का सतह आब से फ़िज़ा तक मार करने वाले मिसाइल के फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। पाक बहरिया ने शुमाली बर अरब में सतह आब से फ़िज़ा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग की। तर्जुमान के मुताबिक FM-90 NER मिसाइल के ज़रिए फ़िज़ाई अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया गया है। अच्छा जी, ये हमारी टॉप स्टोरीज जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ आपके साथ में एक और जो है वो वाक़या या एक और जो है वो मैं ज़रूर आपके साथ में एक कराची इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। और वो ये है कि जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हों या जब भी आप के साथ फ्रंट सीट पर कोई बैठा हुआ हो तो मेक श्योर कि आपके साथ फ्रंट सीट पर जो बैठा हुआ है वो भी सीट बेल्ट लगा ले। अभी रिसेंटली एक बड़े मशहूर सहाफ़ी भी कह सकते हैं और बड़े मशहूर एक पर्सनैलिटी भी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है और उस हवाले से जो है बहुत सारे लोगों ने जो है वो इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया। डेफिनेटली ये जानी नुकसान जो होता है ना, ये इसकी भरपाई हो नहीं पाती है। तो हादसों से बचें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और अगर आपको बहुत नींद आ रही हो, स्ट्रेस हो तो फिर आप ड्राइव ना करें और ड्राइव करने से अवॉइड करें। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर न्यूज़ सेशन में हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर पे। होता कुछ ऐसे है कि जो हमारी हिस्टोरिक प्लेसेस होते हैं इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, जिसके बारे में हम अपने शो में बहुत दफ़ा बात भी कर चुके हैं और आपको बताते भी रहते हैं कि हमारी जो सिंध की ज़मीन है उसके अंदर जो कदीमी चीज़ें हैं या जो इसका सारा कुछ, अगर आप मोहनजोदाड़ो की तरफ जाएं और देखें और पास पे नज़र डालें तो वहाँ इतना कुछ है डिस्कवर करने के लिए कि वहाँ पर जो लोग भी जाते हैं उसके बारे में बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि जी एक्सप्लोर करने के लिए अगर कुछ है तो वहाँ पर इतना कुछ है कि लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया के सामने आती हैं और फिर दुनिया हैरान हो जाती है। इस हवाले से काफ़ी रिसर्च भी हुई है। इस हवाले से काफ़ी इंटरनेशनल जो है वो डेलीगेशंस आते हैं हमारे यहाँ पर, देखते हैं और सारा कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस के हवाले से ज़रूर बताते हैं कि उनकी क्या फाइंडिंग्स रही, उन्होंने क्या डिस्कवर किया। ऐसे ही जो है वो बेहतरीन लोगों से, बेहतरीन पर्सनैलिटीज़ से मैं आपको मिलवाती हूँ जो कि बहुत टैलेंटेड भी हैं और यहाँ पर 10 साल से मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स कर रहे हैं, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों आर्किटेक्चर हैं और इनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराती हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं आपको मिलवाती हूँ, हमारे साथ हैं अलेक्जेंडर होडस, उनके साथ हैं अली लशारी और फिर हैं डेविड सिमेंट्रो। इन तीनों को शो में वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? थैंक यू, हैप्पी टू बी हियर। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा जी, अली लशारी आपसे शुरू करते हैं। अब आपके साथ में डेविड हैं, अलेक्जेंडर हैं। अब ये दोनों यहाँ पर कितने अरसे से हैं और क्या इनकी फाइंडिंग्स रहीं
और कब से जो है ये यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड, और जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि हमारे सिंध में जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, डिस्कवर किया जा सकता है, तो टेल समथिंग अबाउट दैट। जी बिल्कुल। असल में इनको जो फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन है, ये तो इनकी हम शुक्रगुजार हैं कि ये 10 साल से सिंध में हमारे साथ काम कर रहे हैं। हाँ। और सबसे बड़ा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो एक बहुत बड़ा नाम है, और मोहनजोदड़ो को तो सब आप जानते हैं। जी, exactly. तो उससे भी ये पुरानी है, जो जहाँ उनका दड़ा है वो बिल्कुल उससे पुराना है। और वहाँ पे हमारे को जो है वो बीड्स की फैक्ट्री भी मिलती है, जो माइक्रो बीड्स जो है आपको वैसे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन माइक्रो से देखेंगे तो उस दौर में भी इतनी फाइन जो इंडस्ट्री थी वो अनबिलीवेबल है। और हमारे पास इंडस में ये है कि जगह जगह पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंध में भरी हुई है। मतलब हर 30-40 किलोमीटर के बाद हमारे पास एक नया शहर है। लेकिन अभी और तक कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने को है, कुछ ना कुछ बिल्कुल फाइंडिंग्स है। रहती हैं वहाँ पर। तो हाँ। ये तो हम शुक्रगुजार हैं फ्रेंच वालों के, हाँ। जो वो कंटिन्यू 10 साल हो गए हैं और वो काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर से इन लोगों ने किया है कि वो नेक्स्ट स्टेप है कि हम रिसर्च को और फैलाएं। तो डिफरेंट साइट भी सिंध की इस दफ़े हमने सर्वे किए हैं, गाजी शाह पे की, मंचर लेक पे की है, तो वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हम इनको वेलकम करेंगे हर तरीके से कि इतनी अच्छी रिसर्च पाकिस्तान को मिल रही है इनके थ्रू। तो हमारे बच्चों को भी ट्रेंड होना चाहिए, स्कूल्स इन्वॉल्व होने चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल प्रोग्राम्स के तहत जो है ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, रिसर्च करें, इनसे भी बात करते हैं। डेविड, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, दैट हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर एंड स्टेइंग हियर एंड व्हाट आर योर फाइंडिंग्स? So the current project ongoing in interior Sindh at Chanudaro near Nawabshah started 10 years ago, and we initiated also within the excavation a field school, a fieldwork school, which is open to students from all universities of Sindh, but also from students from every region of Pakistan. So it's really nice to see them all working together. That's really great. Yeah, and we are. And thank you very much for doing that. Thank you. I mean, it's a really nice experience for us because we learn to deal with different cultures within Pakistan, and also we are doing this transfer of skills, because after the excavation we leave and it's the responsibility of the country and its people to manage its heritage. So as my colleague Ali was saying, the site is a key industrial manufacturing site for bead productions, bead making and ornaments in semi-precious stones that come from far areas as Badakhshan mountains in Afghanistan for the lapis lazuli, for example, and they will travel after being made up to Egypt or Mesopotamia. That's so it's really a big industrial hub that is easy to understand because you have the Indus River, which is kind of a Still highway. this process is undergoing? Now this site is no longer active. It's a very ancient site, 5,000 years old. But it's a huge technology, and it's the only one identified up to date. I mean, every finding that we have there, every discovery is like a worldwide importance. You know, it's the only one, and I really want to insist in that. We have hundreds of thousands of findings, the beads, the production process of the beads, and the production of the tools. Actually, it's like a crime scene investigation. You know, we have the evidence from the past, and we have to rebuild the process from it. Okay, right. So we have Alexander on our show. Alexander, how are you? Thank you very much for coming. Thank you. Acha, what do you say on that? Yes, so The findings, research, and all that. yes, so And how's your experience here? I started my research here in Sindh 8 years ago with the team. Okay. And since that time, I am coming here almost every year, and it's still That's really great. a very great pleasure for me to be a part of that wonderful project. Actually. So what are your plans? What are the plans for more research, more exploration? Actually, we have many plans for the future, but every year we will come until we still have some. So David, some every year you subject. have to come here for the research? Yeah, initially it was a 3-year plan, but then you get to catch with the Sindh hospitality and the people there, and they don't let you go, you know. So we keep coming every year as long as everybody wants us here. And is the only site, but besides that we are conducted, as my colleague said,
some additional research in the surroundings of Manchar Lake in Dadu district. हाँ, So that's a great. we are looking great for the point, yes. origins of the Indus Valley civilization. Indus Valley Yeah, civilization, yes. and our team has been working here since 60 years. You know, we are the main operator of cooperation between France and Pakistan That's really great. for That's really heritage. great. Yeah, and we are the third generation. ओके अली लशारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चलिए जी पहले ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हो, फिर जो है वो अली लशारी से मज़ीद इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनके कोलेब्रेशन के लिए हम इनके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, क्योंकि पाकिस्तान ना कुदरती नेमतों से माला माल है, और जब आप इसको एक्सप्लोर करते हैं और दुनिया को पता चलता है कि जी हमारे पास क्या कुछ है, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि एक्सप्लोर किस तरह से करना चाहिए, और इस एक्सप्लोरेशन में अगर इंटरनेशनली बहुत सारे लोग आते हैं, डेलीगेशन आता है, तो हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। और जो फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है इस हवाले से बहुत कुछ कर रहा है हमारे साथ मिलके, हमारे साथ जो कोलैबोरेशन किया है इन्होंने और जो हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं, दैट्स रियली अमेजिंग, और इनके लिए हम इनके थैंकफुल भी हैं। अच्छा, डेविड हमारे साथ हैं, अलेक्जेंडर हमारे साथ हैं, तो थोड़ी सी हम इनकी ना हॉबीज़ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इनसे ये पूछ लेते हैं कि काम तो ये बहुत सारा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, बट इनकी हॉबीज़ क्या हैं, इनको पसंद क्या है, कराची कितना घूमा है, हाउ दे आर फैमिलियर ऑफ आवर कराची थिंग्स। सो अलेक्जेंडर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, tell us something about your hobbies and what's your favorite dish, and you know I heard about that you cook well. Yes, I try at least at home, but no, here in Karachi my favorite dish is probably biryani. I mean, this is classical choice, but this is always a good choice here. They are all good in every places actually. Okay, okay. Alexander जो है ना थोड़े से शाय हैं, तो let's talk about डेविड, उनसे पूछते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। डेविड, टेल अस समथिंग अबाउट अलेक्जेंडर, दैट ही इज लिटिल बिट शाय, आई गेस ही इज नॉट टेलिंग अस द होल स्टोरी। आई हर्ड दैट ही कुक वेरी वेल। Yeah, I mean he's a fan of butter chicken actually. Okay, butter chicken. Yeah. That's one of his favorite dishes. But yeah, probably he didn't have enough coffee this morning. You know, he cannot start it. Okay, Alaji, you will have after this show, don't worry. Okay, David, tell us something about your hobbies and your favorite dishes. What did you try in Karachi? Biryani, Halim and all that, and tell us something about your hobbies and all that you like in Karachi. Yeah, well, I was saying that I'm staying here because of the hospitality of the people, you know. So over 10 years, I have made many good friends, and it's very difficult to see them in the short time. And I love going to their homes and sharing a little time, having the food there, you know, having some karai. But honestly speaking, my favorite is all this kind of street food, you know, golgappe, pani puri, chana chaat. I love that. I was having that for dinner yesterday, you know. Of course, there are some fancy restaurants that we like to go after this. You like music here? Yeah, I do enjoy Kawali. Okay, that's really great. Especially when we do it at home with friends. In French Cultural Center, we used to have some sessions before. I hope they come back. Okay. And then in the field, when we are in the field on site, we always gather some musicians one night, and we have a night with all and with the people of the village, you know. That's really great. That's really great. And Alexander, tell us something about yourself. You like music? I really enjoy. Yes, some good nights we had with musicians, indie musicians, traditional one. Okay. And it's amazing actually. So, who's your favorite singer? This question is both of you. Oh, that's difficult. I don't know the names, you know. I Okay. just know the songs. But you remember the know. faces. Yeah, I remember the faces. I remember some of the songs, you know. Like my favorite expression nowadays is hojamalo, you know. Oh, I'm great. like Can you sing the song, screaming that- Hojamalo? No, I cannot. Please. Sing it. I have to learn. I cannot sing it, but I have to learn. Alexander? I'm afraid being a bad singer. No problem. Please sing a little bit. Will you? No, I can't. ओके ओके, चलिए जी, इन लोगों को होजमालो पसंद है, लेकिन ये कहते नहीं हम गा नहीं सकते। अच्छा अली भाई, आप बताएं कि इतना ज़बरदस्ती हमारे कल्चर के साथ में जो है फैमिलियर हैं और इतना सारा कुछ इनको पता है, कैसा लगता है जब इनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, कोलैबोरेट कर रहे होते हैं,
और एक मज़े की टीम होती है जिसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, साथ साथ में हमारा जो कल्चर है वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये जो कोलैबोरेशन होती है ना, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ का जो कल्चर है ना वो एक्सचेंज होता है। तो थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस शेयर करें। जी बिल्कुल, इनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है और ये हर दफ़े नई टीम को लेके आते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल इस दफ़े जो है इनके जो है फिश बोन्स पे हम लोगों ने काम किया था हाँ। सक्कर में जाके। हाँ। तो वो एक बड़ा एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी कि हमारे डिपार्टमेंट इस लेवल पे काम नहीं कर रहे। सही। जिस तरीके से ये लोग प्रोफेशनली वे से इनका जो है अपना बोन्स के ऊपर उनकी एक अलग टीम आती है जो बोन्स पे काम कर रही होती है। That's really अभी great. हमारी जो नए इनकी रिसर्च वाले आए थे तो वो जो हमारे पोर्ट्स में पुराना दूध जो डिपॉजिट हो गया है हाँ। उसकी एनालाइजिंग कर रहे हैं कि उस दौर में कौन सा दूध इस्तेमाल हुआ है। तो वो पोर्ट शेड में से हमारे को पॉटरी में से वो रिसर्च मिल रही है। तो इस दफ़े हम लोगों ने उनके सैंपल्स लिए थे दूध के, फिर उनको पाउडर फॉर्म में लेके आए। बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट है जामशोरो यूनिवर्सिटी से, उनसे हमने कोऑर्डिनेट किया। तो इनके साथ मिलके जो हमें नए रास्ते मिल रहे हैं ना रिसर्च के, वो हमारे लिए भी अलार्मिंग है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस लेवल का काम रिसर्च का कोई भी नहीं कर हो रहा। रहा। अच्छा, अलेक्जेंडर वाज टॉकिंग अबाउट मंचर लेक एंड ऑल दैट। हाँ, बिल्कुल, वो एक अलग प्रोजेक्ट था। मतलब इस दफे 3-4 प्रोजेक्ट्स जो है इन लोगों ने कंटिन्यूअस लेवल पे स्टार्ट किए। वो प्रोजेक्ट कंपाइल हुआ वो जो नहीं, वो तो अभी उनकी भी बिगिनिंग है। अच्छा, जियोलॉजिकल pipeline में। सर्वे हम लोग कर रहे थे कि उस जगह की हम एक देख सकें कि मंचर एक तो डीप कितना है, उसके भी डिपॉजिट कौन कौन से इतने सालों में जो है वो जमा हुए लेयर्स में, और वो क्यों। हाँ, तो ये बड़ी एक रिसर्च का काम है जो ये लोग आके पाकिस्तान में फ्रेंच वाले कर रहे हैं। तो इनको हम वेलकम भी करेंगे और मैं ये भी चाहूँगा कि डिपार्टमेंट हो या हमारे जो वैसे ही सिंध में हम लोग बहुत वेलकमिंग हैं, तो इनको वो भी बहुत मज़ा आता है। जहाँ जाते हैं ये लोग भी स्कूल्स में भी जाते हैं, बच्चों को लास्ट ईयर हम लोगों ने यूनिफॉर्म दिलाए थे इन लोगों ने। अच्छा, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसको बड़े पैमाने पे इसको कोलिब्रेशन को जो है ना बढ़ाना चाहिए। तो जिस तरीके से हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी और एंटीक्विटीज डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी इनके साथ काम कर रहा है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट भी मिलके अगर काम करेंगे तो फिर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, हमारे बच्चे भी ट्रेंड होंगे इन फील्डों में डेफिनेटली, और पता भी चल सकेगा ना कि क्या कुछ हमने एक्सप्लोर किया है एंड ऑल दैट। सही। अच्छा अलेक्जेंडर, व्हाट आर योर प्लान्स अबाउट मंचर लेक एंड ऑल दैट यू वर वर्किंग फॉर? या So for Manchar Lake, so what are your initial thoughts and idea and yeah, like so let's make a comparison. When you drink your chai, there is always a little bit that remains at the bottom. So in Manchar Lake is more or less the same case. It's a big reservoir for evidence of human activities, you know, that come through water and rainfall, and everything goes inside the lake. So we went to look to these sediments, because nobody touches the deep part of the Manchar Lake. Okay. So I was telling before that it's kind of crime scene. So we have evidence in the bottom that will tell us how people lived before the Indus. We are looking for all the levels there. All the levels. Yeah, we are exploring that area, and I really want to thank like all the people who were supporting us logistically. You know, I mean, we are presenting this as a French mission, as a joint Pakistani-French project. That's really great. But behind us, we have hundreds of people of Sindh, you know, from the government, from police, from local schools that are supporting us. I mean, how amazing it is. Yes, without them, we couldn't do this job, you know. Right. Okay. Alexander, what do you want to say on that? Yes, I totally agree, and I would like also to thank all the colleagues who worked with us, because without them it could not be possible actually. And it is a real pleasure to be a part of this team, and I hope we will continue in that direction actually. How many people we were this year? 60, 70 in totality actually. 7? Yeah. 60 to 70 in totality if you include the police, archaeologists, all the laborers involved in the work. So yeah, it's a very good. That's really great to hear about that number, and you know ये collaboration है, that's amazing. Thank you very much for coming, Alexander, Ali bhai and David. सो आप लोग हमारे शो पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनालिटी से। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो भाई अब बात करेंगे हम सीज़न की, और सीज़न विंटर सीज़न जो है ना, ये अपने साथ बहुत सारी यहाँ पर इवेंट्स, फेस्टिविटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आता है जिससे आप लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। जैसे कि लोग विंटर वेकेशंस पे चले जाते हैं, ट्रैवलिंग प्लान्स होते हैं एंड ऑल दैट। वहीं पर ये स्किन केयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न होता है, क्योंकि इसमें लोगों की जो जल्द है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसमें हेल्थ के बहुत इश्यूज़ होते हैं, और वो इसलिए कि आप पानी कम पीते हैं। फिर इसमें आप जितने इवेंट्स जो है जाते हैं, अटेंड करते हैं, शादियां हैं, फेस्टिविटी है, बर्थडेज एंड ऑल दैट, जो भी इवेंट्स होते हैं, जब वो आप अटेंड करते हैं तो फिर उसमें आपको अपनी स्किन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी विंटर्स में मेकअप बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन किन का? उनका जिनकी स्किन ऑलरेडी अच्छी हो, जिन्होंने अपनी स्किन केयर जो है वो अच्छे से की हुई हो। तो सर्दियों में अपनी जल्द की केयर कैसे करें? अब स्किन से रिलेटेड देयर आर मैनी इश्यूज़ जो कि हम डिस्कस करेंगे आज, कि भाई क्यों पिंपल्स हो जाते हैं, क्यों ड्राइनेस हो जाती है, क्यों टू टोन हो जाता है। सर्दियों में भी स्किन जो है उसको कितना मैनेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? सबसे पहले तो आप दोनों को सीजन्स ग्रीटिंग्स। आज आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। और क्योंकि ये जो सीजन्स ग्रीटिंग्स होती है ना, ये देना बड़ा ज़रूरी होता है। अब यूजुअली ये होता है ना कि हमारे यहाँ वैसे तो इतना रिवाज नहीं है, लेकिन जब आप एक दूसरे को सीजन ग्रीट करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ठीक है जी, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर मूविंग टूवर्ड्स। और फिर उसमें पूरा आपका एक पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है, आप एक अलग मौसम से निकल के दूसरे मौसम में आए हैं। चलिए जी, स्किन केयर से रिलेटेड बताएं कि सर्दियों में जिनकी स्किन ड्राई है उनको क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप आगे चलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे, और आज हम हेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल, आपने सही बात बोली कि सर्दियाँ चूंकि आती हैं तो ग्रीटिंग्स तो हम दे देते हैं, लेकिन बहुत लोगों की स्किन को ग्रीटिंग नहीं मिलती, क्योंकि वो स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत डिहाइड्रेटेड लुक आने लगती है, टू टोन हो जाती है, डल हो जाती है एंड फ्लेकी हो जाती है। अक्सर बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो उस जगह पे जलन होने लगती है और रेडनेस आ जाती है चेहरे पे ना, चीक्स वगैरह पे। तो इन सब के लिए सबसे पहले तो अपने चेहरे को मॉइस्चराइज अच्छा रखना है। मॉइस्चराइज करने के लिए ऑयल बेस्ड क्रीम्स का इस्तेमाल करना है। वो लोग जिनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है, गर्मियों में भी ड्राई थी, तो उनको सर्दियों के मौसम में यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने चाहिए हैंड्स एंड फीट एंड बॉडी के लिए, ताकि उनकी स्किन फ्लेकी ना हो, ड्राई ना हो। एंड प्लस पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत रखी है विंटर सीजन में, तो आप सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जिसमें कीनू, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, ये सारे जूसेस हैं। ये आपको ना सिर्फ विटामिन सी की कमी पूरा करते हैं, आपकी स्किन को वन टोन पे लेके आते हैं, बल्कि एक अच्छा नेचुरल ग्लो भी देते हैं, आपकी नेचुरल ग्लो भी देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर बिल्किस जी, बिल्कुल डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सही बातें की हैं। अच्छा, नेचुरोपैथी में ये है कि हम नाफ को जो है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझ लें तो नेवल एरिया को हम हाइड्रेट करते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो वो बादाम का तेल 1 ड्रॉप जो है वो डाल के, लेकिन सुबह सफाई भी करनी है, नहीं तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है ना। फिर आयुर्वेदा को कहते हैं कि नहीं इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ है, सफाई ना करने की वजह से हुआ है। सही। और बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सर्दियों में हम कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आप याद रखें, 1 कप कॉफ़ी अगर आप पी रहे हैं तो 3 ग्लास पानी आपने पीना है। सही है, हाइड्रेशन के लिए। इन चीज़ों को अगर आप रखेंगे। अच्छा, अभी शलजम इस मौसम में, अच्छा शलजम स्किन हाइड्रेटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपने शलजम को उबाल के बिल्कुल उसको क्रश, मतलब जैसे उबला हुआ हो ना, उसको बस मैश करें। चाहे आपके पाँव फट रहे हों, चाहे आपकी स्किन, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, आप सिर्फ बॉइल्ड शलजम को आप लगाएं, उससे हाइड्रेशन होती है। हाँ, ये अभी का नहीं, सदियों का नुस्खा है जो शलजम को लगाते थे। अच्छा, गाजर है, विटामिन ए का खजाना है, और ड्राई स्किन के लिए विटामिन ए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, तो आप गाजर का जूस पिए भी। गाजर का जूस और जो गाजर का फोक है उसमें थोड़ी सी बलाई मिक्स करके वो लगाना शुरू करें तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, यानी और अभी शादियों का स्मूथ हो जाती है। अब शादियों का सीजन है, तो ABC जूस का कहते हैं, तो उसमें मैं कहती हूँ कि जो बीट रूट है उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। हाँ। तो बजाय ये करने के आप 2 गाजर खाएं, 1 सेब खाएं और 1 उबला हुआ चुकंदर जो है, उबला हुआ चुकंदर, ये रोज़ाना आप खाएं, तो इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी।
ठीक। अच्छा, ये जो जितनी भी रेमेडीज़ है ना, ये ज़रूर आप ट्राई करें और ज़रूर आप हमें बताएं कि आपको इससे कितना फ़र्क पड़ा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, हमने ये ड्राइनेस के वाले से बात की, स्किन केयर की बात की। अब ऐसा होता है डॉक्टर साहिमा कि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे जो कहते हैं नहीं ठीक है, हम मॉइस्चराइज़र भी लगाते हैं लेकिन फिर भी हमारी स्किन जो है उसकी ड्राइनेस में कोई कमी नहीं होती, और सर्दियों में भी टू टोन स्किन होती है। और ये टू टोन स्किन किसी भी वजह से हो सकती है, आपको सनरेज की वजह से हो सकती है, या फिर आपको कोई जेनेटिकली कोई इशू हो तब भी हो सकती है, आपके आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। तो स्किन को सिर्फ स्मूथ नहीं करना होता, क्लियर भी करना होता है। तो वो जो एक क्लियरिड स्किन होती है, क्लियर स्किन होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि फिर उसके बाद जब बेस लगे तो वो प्यारी लगे ना। मसला सारा ये होता है कि महंगा मेकअप भी क्या करेगा जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। बहुत आपने पते की बात बोल दी है, वाकई महंगा मेकअप कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस अंदर से आपकी स्किन हाइड्रेटेड ना हो। अगर आपकी स्किन बाय किसी भी वजूहात की वजह से मेंटेन नहीं हो पा रही है तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, स्पेशली हाइड्रेटिंग हाइड्रा फेशियल्स। हाइड्रेटिंग हाइड्रा फेशियल्स वो ट्रीटमेंट है जिसमें हाइड्रा फेशियल के साथ साथ स्किन की हाइड्रेशन पे काम किया जाता है डिफरेंट तरीकों से, मीजोथेरेपीज के साथ एंड बाकी टूल्स को यूज़ करते हुए उनकी स्किन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड माइक्रोनीडलिंग के साथ इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन में हाइड्रेशन अच्छी मेंटेन होती है। इसके अलावा कोलेजन फेशियल बहुत इफेक्टिव है सर्दियों के वेदर में, क्योंकि इसमें आपका कोलेजन बूस्ट होता है। आपकी स्किन का इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर जब लाइन अप हो जाएगा तो डेफिनेटली हाइड्रेशन भी आएगी, ग्लो भी आएगा और आपकी स्किन एक अच्छा टेक्सचर मेंटेन करेगी, अच्छा टेक्सचर जो है वो मेंटेन करेगी। अच्छा, ग्लो लाने के लिए यूजुअली क्या करना चाहिए स्किन पे? चलें ठीक है, आपने हाइड्रेशन के लिए तो बता दिया, बट ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जब आपकी स्किन हाइड्रेटेड है तो वो ठीक है, वो हेल्दी लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन वो जो ग्लो आता है ना उसकी क्या ट्रिक है? क्योंकि देखिए एक तो वो शिमर वाला ग्लो होता है, वो वाला ग्लो नहीं चाहिए। एक अंदर से जो ग्लो होता है ना, जो कहते हैं ब्लश कर रहे हैं आपकी चीज़, वो ग्लो इंटरनली किस तरह से आ सकता है? बिल्कुल, इंटरनली लाने के लिए बेस्ट चीज़ है ABC जूस का इस्तेमाल करें। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट एंड C फॉर कैरेट। आजकल सीजन भी है, इसको अगर आप डेली भी हाफ ग्लास यूज़ करेंगे तो उससे आपका आयरन लेवल बेहतर होगा। आयरन लेवल जब आपका बॉडी में बेहतर होगा तो ऑब्वियसली आपकी छाइयाँ या फ्रैकल्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा विटामिन C का इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन C जो है वो आपको पता है कि वो स्किन को वन टोन पे लेके आ रहा होता है और नेचुरली आपके स्किन टोन को बेहतर भी करता है, यानी फेयर टोन की तरफ भी लेके जाता है। तो विटामिन C के इस्तेमाल से भी आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाएगा। अगर आप खाने की चीज़ों पे बात करते हैं, जहाँ तक लगाने की बात है तो लगाने के लिए भी डिफरेंट सीरम्स अवेलेबल हैं जो विटामिन C बेस्ड हैं। अल्फा आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। वो लोग जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है उनके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब इनके जितने भी आपने नाम लिए इनमें बेहतर रिजल्ट। ग्लूटाथायोन विद विटामिन C, वेरी गुड तादाद में ग्लूटाथायोन जो है वो यूज़ करें। बिल्कुल, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंजेक्टेबल्स भी अवेलेबल हैं एंड लगाने के लिए सीरम्स में भी, क्रीम्स में भी अवेलेबल हैं। तो जब भी अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करें तो ये ज़रूर देखें कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं कौन से, क्या वो आपकी अच्छा, ये जो भी आपने ABC जूस के हवाले से बात की कि ये अगर आप पीना चाहते हैं जूस मिला के, या अगर आप अलग अलग खाना चाहते हैं, ABC फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं या व्हाटएवर, तो इनको किस तरीके से खाया जाए या इनको किस तरीके से पिया जाए? मतलब रोज़ाना, दिन में, किस टाइम पर, नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले? थोड़ा सा ज़रा रूटीन बता दें लोगों को कि अगर वो इसको सॉलिड फॉर्म में खाना चाह रहे हैं या फिर इसको जो है वो मिक्स करके उसका जूस बना के। वो सारे फूड एलिमेंट्स जिनके अंदर आयरन होता है वो कुछ लोगों को डायरिया कॉज कर देते हैं और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं। इनका बेस्ट टाइम तो ये होता है कि आप ब्रेकफास्ट करने और जो दोपहर का आपका मील है उसके बीच वाले टाइम में कंज्यूम कर लें। इसकी वजह से इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि आसपास आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली होती जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक सके। क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, चाय पीने के बाद उन्होंने इस तरह के जूसेस ले लिए तो उससे दोनों चीज़ें ही अपना काम नहीं करेंगी, आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। या फिर कैल्शियम, दूध पिया और दूध के साथ आपने इस तरह के जूस ले लिए करीब तो वो कैल्शियम दूध का और इसका आयरन, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी और कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप तकरीबन हाफ खाली पेट के साथ हो और थोड़ा सा, ताकि ये चीज़ें आपकी स्किन के अंदर और आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा जी, डॉक्टर बिल्किस भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं नेचुरल ग्लो, इंटरनल ग्लो विदाउट शिमरी पाउडर के कैसे आ सकता है? अच्छा देखिए, पहले तो ये जो आप ABC जूस वगैरह, देखिए आप ABC जूस में वैसे विटामिन C मौजूद है एब्जॉर्प्शन के लिए, सही, और दूध एक कंप्लीट मील है, उसमें सिर्फ विटामिन C नहीं है, तो दोनों को एक साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। सही, ठीक है। और ABC जूस से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको खा लें ताकि इनका फाइबर भी आपको मिले।
फाइबर भी आपको सही, मिले ताकि हाँ, शुगर रेज्ड ना हो। सही। ठीक है। अच्छा, अब आप कह रही हैं कि ग्लो के लिए क्या करना है। हाँ, अच्छा, इंटरनली अब जो भी सीजनल फ्रूट्स है ना, हाँ। जो आप खाएं सिवाय चीकू के, ओके मिसाल दे रही हूँ, हाँ। वो आप लगाएं भी। ओके, और अभी साग का मौसम है, आप कहीं भी जाएं साग साग साग, साग साग, 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 हाँ। बहुत ज़बरदस्त है। साग के बाद लेमन वाटर ज़रूर पिएं, अच्छा, नींबू पानी पिएं, क्योंकि फुल सोर्स ऑफ आप आयरन ले रहे हो। हाँ, उसके बाद आप लेमन लेंगे यू तो आर आयरन की सेइंग कि एब्जॉर्प्शन। स्किन पे ग्लो के लिए साग खाएं फिर नींबू पानी। बिल्कुल ज़रूर पिएं नींबू पानी, अच्छा, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये ग्रीन जो है मास्क भी बनता है। अच्छा, वैसे तो स्पायरुलिना भी बहुत अच्छा होता है, वो भी काई एल्गे। सही, लेकिन अगर हम घर में जो हमारे अभी साग आ रहा है, सरसों भी बेहतरीन है छाइयों को ख़त्म करने के लिए। सरसों का साग, आप सरसों के साग को चले इस्तेमाल कर ले। जो डंठल होती है ना, उसका थोड़ा सा उसको सिलबट्टे पे वो करेंगे तो उसका जैसे वाटर कंटेंट जो है वो जूस निकल आएगा। अच्छा, जूस निकाल, उसमें आप है ना, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो दूध की हाँ, बलाई डालें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दही मिक्स करें और इसको रोज़ाना लगाना शुरू करें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी शेयर की है कि आप सरसों के साग से इतनी स्किन की क्वालिटी और स्किन को इतना बेहतर फॉर्म में ला सकते हैं। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से, और स्किन केयर की जितनी भी आप बात करते रहे ना उतना कम लगता है, क्योंकि एक के बाद एक ना आपको याद आता रहता है, अच्छा ये इशू भी डिस्कस करना था, अच्छा ये ऐसे भी पूछना था। अब ड्राइनेस से निकल के अगर हम स्किन के बारे में बात करें कि भाई आपने उसको लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी कैसे बनाना है, क्योंकि स्किन को जो है ना वो हेल्दी रखना, हेल्दी बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, जहाँ पर हम स्किन केयर के हवाले से बात कर रहे हैं तो डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बिल्किस, ये बताइएगा कि स्किन को हेल्दी रखने के लिए लॉन्ग लास्टिंग, एक होता है ना कि आपने एक रेमेडी यूज़ की, बहुत अच्छी स्किन हो गई, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो आपने छोड़ दी रेमेडी, या आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, फिर वापस आपकी स्किन जो है उसी तरीके से हो गई। लॉन्ग लास्टिंग थ्रू आउट उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, यू आर व्हाट यू ईट। मैं हमेशा बताती हूँ, आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। हाँ, ठीक है। कुछ आपको 20 इयर्स की बच्चियाँ होंगी या लड़के होंगे, वो आप उनकी स्किन आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, हाइड्रेटेड नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे होंगे 60 इयर्स की, 70 इयर्स की खातून होंगी, हाँ, उसको देख के आप उसको देखती रहेंगी, उसकी स्किन हाँ, का टेक्सचर देखते हाँ, रहेंगे। हाँ, हाँ। एक तो जेनेटिक भी होता है, जीन्स में भी होता है, और दूसरा ख्याल रखना, स्किन रिजीम जितनी भी आप करो रात हाँ, को करो। अच्छा, याद रखें, सबसे पहला उसूल बना लें कि आपने स्किन पे कुछ भी लगाना है, कुछ भी करना है, रात को करना है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई स्किन पे रात को होती है अच्छा, ज़्यादा अच्छी। ज़्यादा जाहिर सी अच्छी, बात है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो ज़्यादा कहीं पे भी अच्छी नहीं रात होगी में तो होगी। वो चीज़ ही डेड हो जाएगी। हाँ, अब हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि सुबह खाली पेट पिएं। हाँ, सही है, खाली पेट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा काम कर रहा होता है मैदे पे। हाँ, जब आप खाली पेट कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हम हुक्मा क्यों कहते हैं? हमारे नेचुरोपैथी में हर चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए होती है, खाली पेट लेमन वाटर पियो, खाली पेट अर्जुन की छाल का वो पिए, खाली पेट जैसे खाली पेट देते हाँ, हैं। क्यों? हाँ, अच्छा, अब ग्लूटा की बात की डॉक्टर साहबा ने, नेचुरल ग्लूटाथायोन होता है अनार में। हाँ, ठीक है, अनार जो है वो ग्लूटाथायोन उसमें होता है। तो आप एक अनार जो है सुबह खाएंगे, हाँ, तो आपको कितना अच्छा नेचुरल, और आपका लीवर बनाता रहता है ग्लूटाथायोन। लीवर बनाते रहते हैं और जब लीवर बना रहा है तो उसको नेचुरल चीज़ें दें। ठीक सही, है। बिल्कुल। अब अनार, हम सब कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमारी, यानी 100 सही। बीमारियों का है। हाँ। अब अनार का एक पूरा अनार खाएं या एक सीबकथॉर्न, सी बेरी, अच्छा, वो अनार की जितनी उसमें ताकत है। और हम ब्लेस्ड हैं, पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में सीबकथॉर्न बहुत मिलता है। अब हमारे पड़ोसी ममालिक पे इस पे इतनी रिसर्च आ रही है, आप कोई भी उठा के देखें, हाँ, सीबकथॉर्न सीबकथॉर्न पे, हाँ, सीबकथॉर्न बहुत सीबकथॉर्न research है। सीबकथॉर्न हाँ, करें। सही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यूज उनकी, क्योंकि वो गाय का गोश्त नहीं खाते, हाँ, तो उनके न्यूट्रिएंट देखें। इस्लाम एक साइंटिफिक मजहब है ना, बिल्कुल, हाँ, कि अल्लाह गफूर रहीम ने, परवरदिगार आलम ने जो चीज़ें हम पे हलाल की हैं, उनकी साइंटिफिक रीजंस भी भी हैं। हैं, हाँ। सबसे अच्छा B12 गाय के गोश्त में होता है, सही, और B12 हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है, हाँ, है ना? सही, हाँ। तो वो एनिमल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा अच्छा ज़्यादा, होता है। अगर हाँ। आप प्लांट सोर्स में जाते हैं तो प्लांट सोर्स में सबसे अच्छी चीज़ आपको सिबिक थॉर्न मिलती है, उसमें हाँ। ओमेगा 9 है, 9 है, जैतून में ओमेगा 7 है, उसमें ओमेगा 9 तक है। 9 तक है, बिल्कुल। तो अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं और अपनी स्किन को एजिंग साइन की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं, तो जब भी आप घूमने जाएं तो वहाँ पर उसके पत्ते, लेकिन खुदारा उसको तबाह मत कर दें, सही है ना? हाँ। पत्तों का कहवा सिबक बना तो के ना, पिएं। ऐसा ना हो कि आप हाँ। अपने लिए गए हैं और आपने सब हाँ, कुछ जो है ये वो तबाही डिस्ट्रॉय नहीं, करते हुए आ रहे हैं। डिस्ट्रॉय हाँ, ना करें, हाँ, नेचर से प्यार करें। आप जो करेंगे, आप जो बोएंगे वही निकलेगा। आप ये समझते हैं ना कि हम अपने उसके लिए से कहते हैं ना, एक बोटी चाहिए होती है, बकरा हलाल कर देते, ये ना करें। हाँ। क्योंकि नेचर्स को आपको पे बैक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। वो जो पत्ते हैं उसका कहवा बना के पिए अपनी। देखिए, दूसरी चीज़, हम आ गए हैं केमिकलाइज दुनिया में आ गए। हमने अपना सोना Artificial, जागना हाँ। आर्टिफिशियल, हाँ। AI आ गया। अब मुझे नहीं पता कि मेरा भी AI बना के क्या से क्या करते हैं। अल्लाह उस दिन से बचाए। ठीक है, तो अब ये है कि इस दुनिया में अगर हम कुदरत के करीब रहेंगे ना तो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। कुदरत ने हमें सूरज दिया है काम करने के लिए। नेचर हील एवरीथिंग। नेचर Yes. जो है ना, ये कुदरती चीजें जो होती है ना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। चलिए जी, थोड़ा सा आपका मूड चेंज करते हैं और आपको बर्थडे की तरफ लेके जाते हैं। जनाब, ये जो बर्थडे है, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं फहाद, आज है उनकी बर्थडे, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से फहाद, आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जो हमारे कैमरामैन इस वक्त बैठे हुए वो इस वक्त तालियां भी बजा रहे हैं पहले फहाद की बर्थडे के लिए। फहाद, हैप्पी बर्थडे टू यू, और आज का दिन आप अच्छे से सेलिब्रेट करें और शो के बाद अपनी टीम को केक वगैरह खिलाएं ज़रूर। सो हैप्पी बर्थडे टू यू फहाद। वेलकम बैक। बात हो रही है स्किन केयर से रिलेटेड, और अभी हम ब्रेक लिंक पे यही बात कर रहे थे कि हम लोग बहुत सारी बात कर रहे होते हैं कि जी हमने स्किन को बेहतर करना है, लेकिन ओवरऑल शायद हम सभी उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब एक दफ़ा एक रेमेडी कर ली, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद चलो ठीक है एक दफ़ा स्किन बेहतर हो गई है, फिर उसके बाद उसकी केयर नहीं की, उसको छोड़ दिया, फिर नतीजे में वो उससे ज़्यादा डैमेज हो रही होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, अगर कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्किन केयर, अपनी स्किन रूटीन को मैनेज करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अभी जिस तरीके से यहाँ पर हम बात करें स्किन की हवाले से, वहाँ पर ना मैं स्किन के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उस हवाले से मैं बात करूँगी कि डॉक्टर साहिमा, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपके पास पेशेंट आता होगा वो ये कंप्लेंट ज़रूर लेकर आता होगा कि मेरी स्किन ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता मेरी स्किन पे बेस क्यों नहीं बैठता, मुझे नहीं पता मेरी स्किन जो है ना वो आंखों के नीचे से जब मैं बेस लगाती हूँ या मतलब वो उसको कवर करने की, कंटूर करने की कोशिश करती हूँ तो वो प्रॉपर नहीं होता। हालांकि प्रोडक्ट्स भी बहुत महंगी हैं, सब सारे प्रोसीजर भी मैं फॉलो कर रही हूँ, पानी अच्छे से ले रही हूँ, स्किन केयर भी मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ। ये क्या वजह होती है कि स्किन जो है वो बेस को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रही होती? बिल्कुल, इसमें एक दो वजूहत तो ये भी है कि आपने कभी ट्रीटमेंट कोई नहीं ली होती। डेड स्किन आपकी स्किन के ऊपर इतनी जमा होती है कि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने दे रही होती है आपके मेकअप प्रोडक्ट को। तो उसके लिए रेगुलरली अगर आप हाइड्रा फेशियल या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिससे स्किन की रीसर्फेसिंग हो रही हो वो कराते रहें तो डेफिनेटली आपका मेकअप बहुत अच्छे तरीके से स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा। और जब पेनिट्रेट होगा तो ऑब्वियसली एक अच्छी लेयर क्रिएट होगी और आपको एक मर्ज हो जाएंगी ना चीज़ें, एक केकी अपीयरेंस नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपनी स्किन पे कोई ना कोई ट्रीटमेंट, जैसे पील ऑफ वगैरह करवाने, केमिकल पील्स हो गई, लेजर्स में जिसमें पिको लेजर आ जाता है, कार्बन पील, दैट इज वेरी इफेक्टिव, फ्रैक्शनल लेजर्स आर वेरी इफेक्टिव। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑफ एंड ऑन अपनी स्किन पे लेते रहने चाहिए। सही। अच्छा, अब अगर आप एस्थेटिक्स के पास नहीं जा सकते, केमिकल पील नहीं ले सकते, कोई लेजर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, लेकिन आपने रीसर्फेस भी करना है अपनी स्किन को और इस तरीके से करना है कि आपका मेकअप जो है वो बैठ जाए या आपकी स्किन के साथ जो है वो मर्ज हो जाए, एटलीस्ट वो अननेचुरल नहीं लगे, घर में उसके लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा देखें, अगर आपकी डेड स्किन है तो उसको तो आपने स्क्रबिंग से भी आप उसको स्क्रब कर सकते हो, उससे भी आपकी स्किन शेड आउट होती है। तो आप जो है बादाम जो है उसको बिल्कुल पीस कर सिलबट्टे पे थोड़ा सा मिल्क उसमें मिलाएं, ज़्यादा नहीं, यानी कि 2 बादाम लेना है, ज़्यादा बादाम भी नहीं लेना है। 2 बादाम को अच्छी तरह सिलबट्टे पे पीस लें क्योंकि बादाम में ऑयल होता है तो वो एक स्टिकी हो जाएगा। तो मतलब 3-4 कतरे आप मिल्क उसमें शामिल करके आप पूरे स्किन पर अच्छी तरीके से स्क्रब करें। एक तो बादाम का ऑयल पेनिट्रेट होगा डेड स्किन के लिए और रीसर्फेसिंग करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन ये आपने फिर रोज़ाना करना है।
ओके। और जिन लोगों का मेकअप बिल्कुल भी सेटल्ड नहीं होता हाँ। उनके लिए है कोकोनट वाटर, ओके, ये भी और लगाएं अच्छा, जी। जब आप ये कोकोनट वाटर लगाना शुरू करेंगे, कोकोनट वाटर रात को लगाएं, रात में को लगाएं। लगाएं। आपने और फेस वॉश किया? फेस वॉश किया, लगा लिया, और सुबह मेकअप करने से पहले भी लगाएं कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर। अपना जो क्रीम है या जो कुछ बेस है वो आप कोकोनट वाटर में मिक्स करें और लगाएं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, और ग्लो भी आएगा उससे ना, जी डेफिनेटली। बिल्कुल ग्लो आएगा। देखिए मैं फिर बोलूंगी हाँ, कि ग्लो लगाने से नहीं आता, ग्लो खाने से आता है। सही, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आप जो है, अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते, आप अपनी स्किन के लिए जो आपकी स्किन की खुराक है वो नहीं करते, आप अपने जिगर का ख्याल नहीं करते कि डिस्ट्रीब्यूशन तो जिगर से ही होती है ना, ताज़ा खून बनेगा तो ही तो नजर आएगा ना। हाँ। तो अगर आप ये नहीं करोगे और आप दुनिया के मेकअप लगा लोगे, हो सकता है कि मेकअप बहुत अच्छे आ गए, फॉर द टाइम बिंग आपको फायदा हो, लेकिन जैसे ही मेकअप उतारो तो बराबर वाला भाग जाए, ये वाले सीन होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए जी, इससे बचने के लिए ग़िज़ा अच्छी रखें, अच्छी डाइट होनी चाहिए। चलिए जी, बालों के हवाले से बात कर लेते हैं, हेयर लॉस के हवाले से बात कर लेते हैं। सर्दियों में बालों का गिरना, झड़ना और रूखे हो जाना, ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल डेड से बाल हो रहे हैं। बालों को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, शाइनी चमकदार बाल हो जाए? अच्छा देखें, दूध बहुत अच्छा होता है, मिल्क पीना भी, और मिल्क थोड़ा, अगर 1 चम्मच मिल्क, हाँ। 2 चम्मच वाटर हाँ। मिक्स करें और बालों में स्प्रे करें, ओके। मैनेजेबल हो जाएंगे, राइट। मैनेजेबल हो जाएंगे। लेकिन अब आती है खुश्की। सर्दियों में बालों में खुश्की होने की एक वजह गर्म पानी से नहाना है। हाँ। उससे आपके गर्म पानी डालने से आपके बाल खराब हो जाते हैं। तेल का इस्तेमाल करते ही नहीं सर्दियों में, और मजीद नहीं करते कि कौन इतना शैम्पू करेगा, कौन, हाँ, मतलब मुश्किल होती है ना, मुश्किल जाहिर है। होती हाँ, है। एक ठीक है, जब आप ऑयलिंग करके आप शैम्पू करोगे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। सही। और दूसरी बात कि गर्म पानी से नहीं, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरा वक्त गर्म पानी से लगाओ, आखिर में ठंडा पानी डाल दो। ठंडा पानी डालना। अच्छा लेकिन इसका एक बेनिफिट है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट रिंस विथ कोल्ड वाटर करने से आपके बालों में नेचुरल चमक आती है। अच्छा। और और धूप थ्रू में- आउट अगर आपने कोल्ड वाटर यूज किया हुआ है नहीं, तो थ्रू आउट तो चले, अगर आप कर सकते हैं हाँ। बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट रिंस थोड़ा सा ज्यादा ठंडा पानी डालने से, अभी तो लोगों को होगा हाय अल्लाह फ्रीजिंग है, अभी ना करें, अभी ना करें। हाँ, जब मौसम बेहतर हो बेहतर जाए हो तब जाए तो करें। हाँ। लेकिन ये एक टिप है कि लास्ट में ठंडा पानी डालने से आपको बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरह जब आप कोई वो कराते हैं ना, टोंग वगैरह सब जी जी, कराते हैं, टोंग कराते हैं। हाँ, तो या hairdo पहले वगैरह। जो है ना गरम वो हीट लगाते, जी। फिर लास्ट में अगर ठंडा हीट वो करो तो आपके कर्ल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। हाँ, तो इसी से जो है ना, इसी तरह आप ठंडा पानी लास्ट में इस्तेमाल करें। सही। और अगेन ग़िज़ा आपकी अच्छी होनी चाहिए। आजकल चुकंदर आए हुए तो उसके पत्ते मिल रहे हैं, चुकंदर के पत्ते बालों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और बहुत सारे ऑयल्स हैं। मैं जिंजर ऑयल में बहुत, हमारा नेचुरलाइज का जो जिंजर हाँ। ऑयल है उसका बेस्ड हम हर मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। अच्छा, उसमें सही। जिंजर भी है, अनियन भी है, गार्लिक भी है, लेकिन उसकी बदबू इतनी नहीं आती। सही। और उसमें हम भंग का ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑयलिंग करने का। और मैं हमेशा एक बात कहूँगी, ऑयलिंग जब तक सही नहीं होगी जब तक आप उसको पानी के साथ नहीं लगाएंगे, अच्छा, कभी भी पेनिट्रेशन उसकी नहीं होगी। विथ वाटर करें, पेनिट्रेट अच्छा होगा। सही, पेनिट्रेट अच्छा होगा। चलिए जी, तो आपने ऑयलिंग करनी है तो उसको पानी के साथ करनी है ताकि वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। अपनी डाइट का ख्याल रखना है। साइमा, बहुत सारे हेयर मास्क जो हैं आजकल आए हुए हैं और लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि जी कौन सा हेयर मास्क जो है वो हम लगाएं एंड ऑल दैट। क्या वाकई ये हेयर मास्क बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए? और अगर अपने बालों की केयर करनी है जिससे आपके बाल शाइनी भी हो जाएं, घने घने भी लगें, यानी एक हेल्दी लुक होता है ना बालों का भी कि भाई बहुत हेल्दी और स्टाइलिश आपके बाल लग रहे हैं, वो कैसे मुमकिन है? क्या कोई ऐसा हेयर मास्क होता है जो आप लोग सजेस्ट करते हैं, या फिर घर में जिस तरीके से ऑयलिंग है या दीगर रेमेडीज़ हैं वो की जा सकती हैं? ये थोड़ा सा बताएं इस बारे में। बिल्कुल, आपने जो अभी बात की थी कि बाल बिल्कुल रफ हो जाते हैं, हाँ। ड्राई हो जाते हैं, फिजी हो जाते हैं और बालों में डेंड्रफ आ जाती है। इन सब की वजह, जैसे डॉक्टर बिल्किस ने बताया कि गर्म पानी होता है, इसी के साथ साथ जो है आप ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं, हॉट एयर बहुत ज़्यादा आपके बालों को लग रही होती है, और वैसी एनवायरनमेंट में थोड़ी ड्राइनेस ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी एक्सेसिव ऑयल बनने की वजह से डेंड्रफ के इशूज़ ज़्यादा हो रहे होते हैं।
तीसरा बड़ा मसला ये आ रहा होता है कि जैसे हमारे हाथ ड्राई होते हैं और हमें फ़ौरन से नीड महसूस होती है कि हमें इनको मॉइस्चराइज करना है, कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा के। इसी तरह आप समझने की बात ये है कि शैम्पू करने के बाद आपका स्कैल्प भी ड्राई होगा, आपके बाल भी ड्राई होंगे, तो उनको भी मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है। एक अच्छा कंडीशनर यूज़ करें और हेयर मास्क हफ्ते में, रोज़ाना तो डेफिनेटली करना ज़रा मुश्किल हो जाता है बिजी रूटीन के साथ, बट हफ्ते में 2 दफ़ा हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करें, अच्छा मेडिकेटेड हेयर मास्क। अच्छा मेडिकेटेड हेयर मास्क। और अच्छा, अगर इसका थोड़ा सा ना कॉम्बो जरा सा बता दें कि आपने जब शैम्पू यूज़ करना है तो उसके साथ आपने कंडीशनर भी यूज़ करना है, और शैम्पू आपने किस तरह से यूज़ करना है, फिर हेयर मास्क आपने बीच में कहाँ पर एडजस्ट करना है। लोग इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं यूजुअली कि हम क्या यूज़ करें, हम क्या कितनी यूज़ देर करें। लगाएं। हालांकि ये बड़ी कॉमन बात है, लेकिन यकीन करें ये बड़ी मुश्किल बात है बहुत सारे लोग। नहीं, लेकिन डेली अगर आप हेयर वॉश ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने स्केड्यूल की वजह से डेली वॉश करना पड़ता है, हाँ, तो उसमें फिर ये है कि आप कंडीशनर रोजाना अप्लाई करें। कंडीशनर आप अपने बालों में लगाएं और कंडीशनर लगा के कम से कम भी 5 मिनट्स के लिए छोड़ें ताकि अच्छा सा एब्जॉर्ब हो जाए, देन उसको रिंस कर लें। वही जैसे डॉक्टर बिल्किस कही थी कि हल्के से ल्यूक वार्म वाटर के साथ या फिर कोल्ड वाटर के साथ वॉश कर लें, जितना आपसे टॉलरेट हो सके। आई वोंट से कि इतना ठंडा पानी इस्तेमाल कर लें कि ठंडे गर्म से ही आपको बीमारी शुरू हो जाए। सेकंड, अगर आप मास्क वगैरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने जब वॉश किया है किसी दिन, हफ्ते में 2 दिन भी, तो उसके बाद मास्क को कम से कम भी 45 मिनट्स लगा के छोड़ें, ताकि कोई भी मास्क 45 मिनट्स 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स टेक्निकली लगा लेना चाहिए, ताकि वो स्किन में और स्कैल्प में और आपके बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और आपके बालों को रिपेयर कर दे। क्योंकि देखें, अगर आपका बाल ड्राई होगा तो वो टेंगल भी ज़्यादा होगा, प्लस कपड़ों की वजह से चार्जिंग होती है और बाल उलझने लगते हैं। और जब टेंगल बालों में हाथ आप फेरें या कंघी फेरें तो उसमें बाल टूटते ज़्यादा हैं और उसकी वजह से भी रफ एंड ड्राई लुक आने लगती है। सही। चलिए जी, आपने कंडीशनर ओवरऑल आप रोजाना कर सकते हैं, शैम्पू आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, लेकिन हेयर मास्क को जब आप अप्लाई करेंगे तो इसको एटलीस्ट 45 मिनट्स तक जो है वो स्कैल्प पर लगा रहने दें। बहुत शुक्रिया साइमा, आप हमारे शो पर आई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस हमारे शो पर आई। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है, और आज का शो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।